हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मज़े में। तो हाँ, हम लोगों ने 50 तक के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अभी उसके आगे की बात करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है यूनिट सेल से। ठीक है। तो हमारे पास आज का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, कल वाला वीडियो अगर ना समझ में आए दोबारा फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं 51 नंबर पे। हमारे पास है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होती है, देखो समझो। जब भी हम किसी यूनिट की बात करते हैं, है ना, सबसे छोटी चीज़ में पहुंच जाओ, सबसे छोटी चीज़ में। तो अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें बताती है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कल हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस की बात करी थी, जहाँ पे सॉलिड शेप स्ट्रक्चर को बताने की बात थी, है ना, लास्ट वाला था, है ना। तो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ जो लगातार रिपीट होती जा रही है ना, छोटी चीज़ जो लगातार क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो NaCl का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। तो जो NaCl का जो क्यूब बन के तैयार होगा, यहाँ पर Na है, यहाँ पे Cl है, ये Na है, ये Cl है, ठीक है, ये Cl है, ये Na है, फिर ये Cl है, ये Na है ना, फिर ये Na है, फिर ये Cl है, Na है, Cl है, ऐसे करके ये क्यूब फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इस क्यूब के अंदर NaCl ही तो है, बस वही सबसे छोटी यूनिट जो लगातार रिपीट हो रही हो किसी क्रिस्टल लैटिस में, उसे कहता है यूनिट सेल। जैसे कि किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे छोटा ब्लॉक जो किसी क्रिस्टल को बनाता है, उसे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसका नाम रखा गया आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पे आइसो की बात है। आइसो जब भी आता है मतलब कोई ना कोई एक चीज कॉमन रहती है, वो बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है। तो आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, जब टेम्परेचर एक जैसा दे दिया, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो वही का वही रहेगा, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल जाती है, ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, नहीं ना। गर्मियों में बर्फ निकाल के बाहर रख दो, अपने आप पिघलने लगती है। ठीक। हीट इन, आउट, बट टेम्परेचर सेम। हीट या तो आएगी जाएगी पर टेम्परेचर सेम रहेगा, ये बात है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट एक्सचेंज ना होती हो, मतलब ना हीट आएगी ना हीट जाएगी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे। क्लियर है ये बात, है ना? क्लियर? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। जैसे कि सडन कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर के अंदर गैस को कंप्रेस कर दो अचानक से, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाना, आपस में चीज़ों का मिक्स हो जाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पे, अचानक से। लाइक परफ्यूम है, परफ्यूम कैसे फैल जाती है अचानक से, आपने स्प्रे यहाँ पे किया था पर वो अचानक से हर जगह फैल गई, पूरी हवा में फैल गई। ठीक है, इसी चीज़ को डिफ्यूजन कहते हैं। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत तगड़े तरीके से मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है, उसे कह सकते हैं डिफ्यूजन, है ना। कि मतलब पार्टिकल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, दैट इज डिफ्यूजन। परफ्यूम स्मेल करती है, स्प्रेड करती है, फैल जाती है, पार्टिकल्स मूव आउट ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप ही मूव करने लगते हैं, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या होता है ना? नेक्स्ट है एफ्यूजन। व्हाट इज एफ्यूजन? एफ्यूजन का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, लाइक गैस के पार्टिकल्स हैं, एक किसी भी आपने बॉटल कंटेनर कहीं पे रख दिया, मान लो गुब्बारे के अंदर गैस भर दी, ठीक है ना।
गुब्बारे के अंदर गैस भर दी और हल्का सा कहीं पे छेद रह गया गुब्बारे में, होता है कभी कभार, ठीक है, वहां से गैस का निकल जाना, उसी को एफ्यूजन कहते हैं। स्केप ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू अ टिनी होल विदाउट कोलिजन, बिना टकराए, बिना एक दूसरे से टकराए, वो बस एक छोटे से होल से गैस का निकल जाना, उसे कहते हैं एफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्केप ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू अ टाइनी होल विदाउट कोलिजन। ठीक, गैस पार्टिकल्स निकल जाएंगे किसी छोटे से होल से, ठीक है, बिना टकराए वकराए, आराम से, है ना। जैसे लिखा हुआ गैस लीकिंग फ्रॉम पंचर्ड बलून, ठीक है, बलून जो पंक्चर है उससे गैस का निकल जाना। गैस स्नीक्स आउट थ्रू पिन होल, किसी पिन होल, पिन होल मतलब पिन जैसा होल, उसमें से गैस का निकल जाना, एफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ, भाई देखो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये दो तीन लॉ थे, तो उन्होंने ये बात बताई थी टेम्परेचर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, ठीक है, तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, लाइक यहाँ जैसा टेम्परेचर है ऐसा ही टेम्परेचर रख के छोड़ दो, तो अगर आप किसी चीज़ पे प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, आपने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कम हो गई ना, सिमट गई, वॉल्यूम कम हो गया। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा आपने, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना घटाना है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, ये वाला सीन है, मतलब प्रेशर घट जाएगा, उल्टा चलता है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बॉयल्स लॉ ने यही बात बताई थी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि देखो आप प्रेशर लगाओगे, इधर उधर से प्रेशर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, जो चीज़ें दब जाएंगी, दब जाएंगी, कम वॉल्यूम में आ जाएंगी, है ना। ठीक है, जैसे कि कोई सिरिंज है, सिरिंज में हवा भरना, प्रेशर लगा रहे हो ना, अब उसमें सोचो कितनी हवा आ जाती है, ठीक है ना। तो P इंटू वी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, फॉर्मूला जो है वो है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। पंपिंग एयर इन सिरिंज एग्जांपल जो था, स्मॉलर वॉल्यूम हायर प्रेशर, वॉल्यूम जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने थोड़ी सी चीज़ें बदल दी, उन्होंने बोला प्रेशर कांस्टेंट कर दो, इन्होंने क्या बोला, प्रेशर को कांस्टेंट करो, ठीक, तो जो वॉल्यूम होगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अब मान लो कि कोई सॉलिड की चीज़ है ना, तुमने गर्मी देना शुरू कर दिया, मतलब हीट देना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे करके टेम्परेचर बढ़ाओगे वो चीज़ पिघलना शुरू हो जाएगी। मतलब अभी इतने में थी, फिर थोड़ी देर बाद इतने में फैल गई कोई चीज़, फिर उसके बाद मान लो जैसे पानी ही है, उबालना शुरू करो, हवा बन गई, गैस बन गई, एवोपरेट हो गई, तो हर जगह फैल गई, हर जगह फैल जाने की वजह से क्या हो गया, ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, उसमें क्या था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हॉट एयर बलून एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, हॉट एयर बलून एक्सपेंड करता है, फैलता है जब उसको हीट किया जाता है, मतलब कि अगर गर्म करोगे तो चीजें फैल जाएंगी, हीट इट एक्सपेंड्स। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, जरा इस चीज को समझना है। तो एवोगाड्रो लॉ ने जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन ये थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी ऐसे है कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दो, है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या कर दो, सेम कर दो, ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं, गैसेस का इक्वल वॉल्यूम, मान लो वन वॉल्यूम इसका लिया, वन वॉल्यूम इसका लिया, ठीक है, तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब मान लो अगर आपके पास 1 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, मान लो क्या है, अगर आपके पास 1 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, और 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, ठीक, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर, तो दोनों मॉलिक्यूल की संख्या बराबर हो जाएगी, ये बात बताई थी, समझ आया, कि मतलब अगर आपके पास 1 लीटर इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 लीटर इधर हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर आपने दोनों सेम रखे हैं, तो 1 लीटर हाइड्रोजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही 1 लीटर ऑक्सीजन के अंदर भी मॉलिक्यूल होंगे, ये बात बताई थी एवोगाड्रो साहब ने। क्लियर, चकाचक, है ना। ठीक, तो 22.4 लीटर गैस होती है, कोई भी आप वन मॉलिक्यूल ले लोगे तो, ठीक है, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर जब हम लेते थे तो 1 मोल बराबर कितना रखते थे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रखते थे,
ऐसे ही जब गैस की बात आएगी तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। ठीक, चाहे वो 1 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन हो, है ना, चाहे वो 1 मोल तुम्हारा हाइड्रोजन हो, सबके अंदर 22.4 लीटर गैस होगी। ठीक, 22.4 लीटर। इक्वल वॉल्यूम इक्वल पार्टिकल्स, वॉल्यूम बराबर पार्टिकल्स बराबर। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बहुत बड़ा सवाल आता है, राउल्स लॉ, है ना। पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इन अ मिक्सचर। अब देखो जब कोई मिक्सचर बनता है तो उसके अंदर मान लो ये ए गैस थी, एक ये बी गैस थी और एक ये सी गैस थी। ठीक है, ये अलग अलग 3 टाइप की गैसेस थी और ये 3 टाइप की गैसेस मिक्स कर दी गई। क्या कर दी गई? मिक्स कर दी गई। अब ये तीनों गैसेस, ये भी अपना प्रेशर लगा रही होगी, ये भी अपना प्रेशर लगा रही होगी, बी वाली गैस, है ना, सी वाली गैस भी अपना प्रेशर लगा रही होगी, सारी गैसेस मिलकर अपना अपना प्रेशर लगा रही होंगी। ठीक है, तो किसी मिक्सचर के अंदर हर एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर, किसी मिक्सचर के अंदर हर एक गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और इस पे एक डॉल्टन साहब थे, है ना, याद ही होगा आप लोगों को डॉल्टन के बारे में। तो डॉल्टन ने एक लॉ दिया था, बताया था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा जितनी भी गैसेस हैं P1 P2 P3 से लेकर के Pn तक, सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हवा में, तो हवा में नाइट्रोजन अपना प्रेशर लगाती है, ऑक्सीजन अपना प्रेशर लगाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना प्रेशर लगाती है। तो हर गैस जो होती है वो सेपरेटली पुश करती है एक दूसरे चीज़ों को, ये इसको पुश करेगी, वो उसको पुश करेगी, ऐसे करके सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सॉल्वेंट क्या होता है? अरे भाई सॉल्यूशन बड़ा है, 12th याद होगा, है ना। सॉल्यूशन सबसे पहला चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर किसी चीज को घोला जाए, है ना, या फिर ऐसा लिख देता हूं, जिसमें घोला जाए। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में होता है। कैसा होता है बेटा? ज्यादा अमाउंट में होता है। ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोल ले और सोल्यूशन बना दे, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना, जैसे कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके अंदर आप नमक घोल दो, चीनी घोल दो, चाय घोल दो, कुछ भी घोल दो, सारी चीजें घोली जा सकती हैं। तो जिसमें घोला जाए वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि द डिजोल्वर, नाम है इसका, द डिजोल्वर। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, इजी चीज, इजी 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 इजी। सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जिसको घोला जाए, है ना, जिसको घोला जाए, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। और ये हमेशा होता है लेस अमाउंट में। कौन से अमाउंट में होता है? लेस अमाउंट में। वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में था, ये हमेशा लेस अमाउंट में रहता है। जैसे कि नमक पानी बना रहे हो या चीनी पानी बना रहे हो, तो चीनी कम होती है, नमक कम होता है, तो वो होता है हमारा क्या? सॉल्यूट। ठीक है, लिखा है द थिंग बीइंग डिसॉल्व, जिसको घोला जाए, है ना। कंसंट्रेशन भाई क्या होती है? कंसंट्रेशन, मैं ऐसे बहुत बार बोलता हूँ, कंसंट्रेशन मतलब प्योरिटी, जितना ज्यादा प्योर होता है। जितना ज्यादा प्योर का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट, ये डिपेंड करती है सॉल्यूट के अमाउंट पे। किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट के अमाउंट पे। जितना ज्यादा, मतलब मान लो अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट की जितनी ज्यादा मात्रा होगी, मैक्सिमम अमाउंट जितना होगा, वो उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कहलाएगा। या फिर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बोल सकते हो, वही चीज डिफाइन करता है। ठीक, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट घुला हुआ है, वो चीज क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। जैसे कि 1 मोलैरिटी, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट है। और जो बताता है क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को बताता है। किसको बताता है? सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है। क्लियर? नेक्स्ट, मोलैरिटी, क्लास 11-12 मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी भी जो ऊपर हमने बात करी कंसंट्रेशन, बस भाई ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर में। ठीक, मतलब किसी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर
कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुले हुए हैं, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, मोलैरिटी कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। जैसे कि 1 मोलैरिटी HCl लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर 36.5 ग्राम HCl मिला हुआ है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और इसे बोला क्या जाता है, मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल है, क्लियर। अब आएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में क्या होता है भाई, सेम चीज है, सेम चीज होती है, ठीक है। मोलैलिटी, मोल, ठीक, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, सॉल्यूशन वहां पे जो था लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ सॉल्वेंट है केजी फॉर्म में। तो सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है, उसे मोलैलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलैलिटी। किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट का मोल घुला हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, मोलैलिटी कहा जाता है। जैसे कि लिखा है 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 kg वाटर, ठीक है, 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो 1 मोलैलिटी सोल्यूशन हो गया, ठीक। मतलब कि मोल पर किलोग्राम बोला जाता है, मोल पर किलोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, नॉर्मेलिटी, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। अब यहाँ पे बोलोगे सर कि इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट तुम लोगों को बताते हैं, इक्विवेलेंट बताते हैं, टेंशन नहीं लो, इक्विवेलेंट सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले समझ लो, लिखा है कि अगर 1 नॉर्मेलिटी H2SO4 है, इसका मतलब 49 ग्राम पर लीटर, क्या 49 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 49 है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट बराबर होता है ना, बराबर बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा वेट होता है, समझो पहले इक्विवेलेंट वेट जान लो, कि एक ऐसी रिलेटिव वेट होती है जो बताता है कि एक सब्सटेंस रिएक्शन में कितना हिस्सा लेगा या देगा, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर जो H2SO4 होता है, ठीक है ना, वो कितने पार्ट में टूटता है, जैसे कि 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। चार्जेस कितने डेवलप हो रहे हैं इसके ऊपर, 2 चार्जेस डेवलप होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर जो अभी हम H2SO4 की बात करते हैं, तो एक थाली में जैसे कि 2 रोटी है, 2 रोटी, 2 रोटी कैसे, ये जो 2H प्लस आयन है, लेकिन अब रिएक्शन करने तो जाएगी एक ही रोटी, एक ही H प्लस जाएगा, है ना। तो H2SO4 का टोटल वेट होता है 98, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक, तो कितना आ जाता है, 49 आ जाता है, ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो NaCl आता है थॉट में, तो NaCl का 35.5 होता है। NaCl तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस, एक ही रोटी है, मतलब एक ही चीज़ है ना। तो 35.5 डिवाइड बाय 1 कर दो, तो 35.5 हो जाता है इक्विवेलेंट वेट। बस ये चीज़ होती है कि इक्विवेलेंट मतलब कितना, वो जो कितना अमाउंट है, जब रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन होते वक्त कितना अमाउंट लिया जाएगा या कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो H2SO4 में एक ही H प्लस जाएगा भाई, एक ही H प्लस तो रिएक्शन करेगा, वहां 2 H प्लस की तो जरूरत है नहीं, है ना। उसी तरीके से NaCl के अंदर एक ही Na प्लस या एक ही Cl माइनस की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ने वाली ना। एग्जैक्टली तो ये चीज होती है ना, इक्विवेलेंट पर लीटर। लो आगे भी गया, इक्विवेलेंट वेट, तो मास ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद और रिप्लेसेस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उतना मास, है ना, किसी भी सब्सटेंस का उतना मास जो रिएक्शन करेगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम को हटाने के लिए या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को हटाने के लिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम को हटाना है या 8 ग्राम ऑक्सीजन को हटाना है, तो 1H प्लस ही तो चाहिए होगा, मतलब जितने चार्जेस डेवलप हो रहे हो आप उससे डिवाइड कर दो, ठीक। तो मोलर मास बराबर एन फैक्टर फॉर्मूला होता है इसका, और इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का होता है 98/2 जो कि होता है 49। रिएक्शन कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की रिएक्शन करने की कैपेसिटी को कहा जाता है बच्चा, इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। नेक्स्ट, कोलाइड क्या होता है, अरे भाई कोलाइड कोलाइड कोलाइड, देखो जो सोल्यूशन होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं, है ना। तो कोलाइड है, सस्पेंशन है, ये बस साइज पे मैटर करता है। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो ये वो वाले जो मिक्सचर होते हैं, ये जो मिक्सचर होते हैं ये साइज पे मैटर करते हैं, ठीक है। तो कोलाइड वो मिक्सचर होते हैं जहां पे पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच होता है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर, क्या लिख रहा हूँ मैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन का साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर के ऊपर होता है, ठीक। तो उन दोनों के बीच में लाई करने वाला सॉल्यूट का पार्टिकल, जैसे कि सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डालते हो,
तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ऊपर हो और 1000 नैनोमीटर से कम हो उसे कोलाइड कहते हैं। 9th वालों ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे कि मिल्क, फॉग, स्मोक, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होते हैं लेकिन सस्पेंशन भी नहीं होता है, ये होता है कोलाइड। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई? टिंडल इफेक्ट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अभी अभी जो मैंने कोलाइड की बात करी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार नोटिस किया होगा, जैसे कि मान लो घरों में या जंगल वगैरह में पेड़ है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा रोशनी आती है, रोशनी आती है किसी छोटे से कोने से निकल रही होती है और फिर धीरे धीरे करके ऐसे फैलती चली जाती है, देखा होगा ना? तो क्योंकि क्या था, अब उस हवा के अंदर कोलाइड पार्टिकल्स थे। कौन से पार्टिकल्स थे? कोलाइड पार्टिकल्स थे। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर लाइट आकर के पड़ती है, पड़ने के बाद उन पर टकराती है, हल्का सा मुड़ जाती है, मुड़ते 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 फैलने लगती है। कई सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो हर जगह टकराती है, हर जगह फैलना शुरू कर जाती है। उसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि हेडलाइट बीम विजिबल इन फॉग, ठीक है, जैसे कि जब कोहरा पड़ रहा होता है तब भी हेडलाइट बीम तो नजर आती है ना, क्योंकि जो फॉग थे, पार्टिकल्स था ना, वो मोटे मोटे से थे थोड़े से, तो उन पे लाइट पड़ी, पड़ने के बाद फैलना शुरू हो गई, है ना, तब भी नजर आती है ना। ठीक, लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा लाइट फैल जाए, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोशन। अरे बड़ी नॉर्मल चीज है यार, ब्राउनियन मोशन। देखो कोई भी कोलाइड पार्टिकल्स इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे 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 ऐसे, बस ये जो मैं ये कर रहा हूँ ना, छोटे बच्चे करते हैं, है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं मूव करता हुआ सांप जो नजर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये देखो इधर आ गया, 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 बस इसे ही बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। उन्होंने ये बात बताई थी कि क्या होता है, जब भी मूवमेंट हो रहा होता है, एक पार्टिकल होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, वो कोलाइडल पार्टिकल जब टकराते हैं आपस में, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, जिनके साथ उन्हें घुलना होता है, उनके साथ जब भी वो टकराते हैं तो वो इधर उधर मूव करना शुरू हो जाता है। इधर टकराए, मूव कर गए, टकराए, मूव कर गए, टकराए, मूव कर गए, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मोशन कह सकते हैं। जैसे कि डस्ट इन सनलाइट डांसिंग रैंडमली, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब सनलाइट पड़ रही होती है तो वो जो आपको डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं, जो मैंने जंगल वाला एग्जाम्पल लिया था। कि आपके घरों में कहीं पर वो जो होते हैं, जैसे घर बनता है तो थोड़े से होल छोड़ दिए जाते हैं, उनसे लाइट एंटर करती है, तो आप लोगों ने देखा होगा धूल के पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, बोल सकते हो रैंडम डांस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का रैंडम डांस करना, वो कहलाता है ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब आप करंट अप्लाई करोगे, करंट अप्लाई करने की वजह से जो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को प्योरीफाई करना हो गया, या पार्टिकल्स मूव व्हेन करंट अप्लाइड। ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता चुका था, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि Zn प्लस CuSO4। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया, Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही एलिमेंट वो ऑक्सीडेशन में भी जाए, वो रिडक्शन में भी जाए, उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर H2O2 है ना, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया। ठीक, सेम चीज हो रही। तो एक एलिमेंट दो अलग अलग स्टेट, यहाँ पर अलग स्टेट, यहाँ पर अलग स्टेट। ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में रिडक्शन स्टेट, वो दोनों स्टेट एक एलिमेंट शो करता है, तो उसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिकल का मतलब जानते हो आप लोग, ये 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट एनर्जी, लाइट के द्वारा, जो लाइट होती है, मान लो सनलाइट है, हमारी ट्यूब लाइट है, कोई भी लाइट है, तो उस लाइट एनर्जी के द्वारा जो रिएक्शन होती है
लाइट एनर्जी के द्वारा जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या फिर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन इन फोटोग्राफी, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं, है ना, जब लाइट पड़ रही होती है उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है, उसे कहा जाता है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट स्टार्ट्स द रिएक्शन, या फिर ऐसा कि रिएक्शन जिसको लाइट स्टार्ट कर रही है वो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सब 10th वालों के लिए मामला चल रहा है प्यारा प्यारा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड बाय हीटिंग, किसी कंपाउंड को तोड़ देना गर्म करने की वजह से। थर्मल का मतलब हीट होती है, तो हीट दे करके जो रिएक्शन होगी, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, तो हीट देने की वजह से जो कंपाउंड टूटेगा उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो होता है उससे कैल्शियम ऑक्साइड चूना मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। मतलब यहां पर यह है कि आप अगर हीट दे दोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, हीट ब्रेक्स बॉन्ड। नेक्स्ट, आइसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? आइसोमेरिक इफेक्ट, तो प्रॉपर्टी डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ सेम एटम। अब कल मैंने आप लोगों को आइसोमर्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो आइसोमेरिक इफेक्ट भी उसी से आता है। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है वो होता है ये CH3 CH2 CH2 CH3, और आइसोब्यूटेन होता है ये, ठीक। अब ये है हमारा प्राइमरी, ये है हमारा प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ठीक है, टर्शरी ग्रुप, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बदल गई। क्या हो गई? प्रॉपर्टीज बदल गई। नॉर्मल ब्यूटेन देखो, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट की वजह से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, बस उसी को होता है आइसोमेरिक इफेक्ट। सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? ठीक, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट, ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। समझो, अब होता क्या है कि एक ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा हो उसको धक्का दे सके कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसको अपनी तरफ खींच सके, ठीक है, उसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसे माइनस आई कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब दे दिया इलेक्ट्रॉन ले जाओ, एक होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट। एक होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। और ये सारी चीजें सिग्मा बॉन्ड पे चलती हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो जैसे कि NO2 है, ये माइनस आई देता है क्योंकि भैया इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्लस आ जाता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। फिर आता है रेजोनेंस, किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर्स डिफरिंग इन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, जब भी कोई एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा, कोई भी एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं जिसके, ठीक है, और होते किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से। कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हो रहे हैं, लेकिन किस वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से। जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से है उसके अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे कहा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, ठीक। जैसे कि बेंजीन है, अलग अलग शो करता है, CO3 2 माइनस है, अलग अलग शो करता है। तो रियल स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिड ऑफ ऑल, सारे स्ट्रक्चर जितने बनेंगे वो सारे के सारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनता है रियल स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल या पाई सिस्टम। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन का मतलब ये कि मतलब ये एक ऐसे बॉन्ड्स हैं या फिर ऐसा कोई कंपाउंड है जो रेजोनेंस शो नहीं करता, ठीक है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर बात कर लें
CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक सिग्मा एक पाई फिक्स होता है ना, बस यही चीज है, एक सिग्मा और एक पाई, ये बात फिक्स है। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, जहां पे कार्बोकैटायन एल्कीन के अंदर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कार्बोकैटायन इस पे भी डेवलप हो सकता है या इस पे भी डेवलप हो सकता है, ठीक, दोनों पे हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना कि कभी इधर कभी उधर। अब ये वाला सिग्मा ये वाला पाई हो सकता है, हो सकता, ठीक, हो सकता ये वाला सिग्मा होता ये वाला पाई होता, ये भी तो हो सकता था, बस यही चीज है, इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी देखा होगा आप लोगों ने, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हुकल्स रूल, एक हुकल नाम का रूल था क्लास 11 में। तो बेंजीन, एक्स्ट्रा स्टेबल रिंग सिस्टम, ये सारी चीजें। एरोमेटिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज साइक्लिक है जो लगातार घूम रही है, या प्लानर है लगातार घूम रही है, तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि 4 इंटू 1+2 कर दो मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इंटू 2+2 कर दो मतलब कि 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। और जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के अंदर कितने पाई रिंग्स होते हैं, मतलब कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं। प्रॉपर ढंग से पढ़ना, दिमाग में जो आ रहा है वो शायद आंसर नहीं है आप लोग के, क्लियर बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर तो हटिया, लेकिन बता दे रहा है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स किसी छोटे से मॉलिक्यूल से, पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मेराइजेशन मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो किसी छोटी यूनिट से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है, फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे कि इथीन बनाया जाता, इथीन से पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है, मतलब मोनोमर को ज्वाइन करते जाओ और एक जाइंट बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दो, क्लियर। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन, जिसे भाई 10th वालों कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एटम्स एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर एडिशन बोल सकते हो कि जब भी तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? C2H6, मतलब कि CH3 इथेन बन गया। एडिशन रिएक्शन है, जहां पे डबल बॉन्ड टूटेगा एटम जुड़ जाएंगे, जुड़ने का काम है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एटम या ग्रुप दूसरे को रिप्लेस कर दे, जैसे कि CH4 है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक, तो एक H को हटाएगा, HCl बन गया और खुद उसकी जगह पे जाकर के जुड़ गया। सब्स्टिट्यूट कर देना, एक की जगह दूसरे का आ जाना, रिप्लेस कर देना ग्रुप को, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, किसी चीज को निकाल देना, ठीक है। तो जब भी निकलेगा तो हमेशा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एटम्स को निकालना या ग्रुप को निकालना, और फिर उसके बाद वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कि CH3 CH2 Br है, तो इसमें से क्या होगा, एक H एक Br निकल गया, ठीक, और क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक। ग्रुप गोज बॉन्ड फॉर्म्स, मतलब ग्रुप गया बॉन्ड बन गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो लव्स पॉजिटिव सेंटर्स। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चीजों को प्यार करते हैं, प्लस वाली चीजों को प्यार करते हैं, उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? माइनस होता है। जैसे कि OH के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। CN के ऊपर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इनके पास, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब प्लस को प्यार करेंगे ये, तभी तो प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये डोनेट कर देता है, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। फिर इलेक्ट्रोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम होंगे मतलब कि नेगेटिव चीजों से प्यार करेंगे ये, इनको भाई चाहिए चाहिए चाहिए, जैसे कि H+, NO2, है ना, BF3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं,
तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। ठीक। फ्री रेडिकल क्या होता है भाई? फ्री रेडिकल तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, पेयर्ड नहीं होता है। जैसे क्लोरीन अकेला घूम रहा होता है, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूम रहा होता है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत, क्योंकि भाई ये बॉन्ड तो बन नहीं पाया इनका। अब बॉन्ड नहीं बन पाया तो भाई ये एम ही घूम रहे हैं, तो इधर उधर कूटे पीटेंगे, तोड़ेंगे, बवाल मचाएंगे, एकदम भौकाल मचाएंगे। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, मेथिल फ्री रेडिकल। ठीक। तो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अनपेयर्ड। नेक्स्ट, फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स। ठीक है। तो फोटॉन्स होते हैं लाइट के पार्टिकल्स। ये बात याद रखो कि फोटॉन्स होते हैं लाइट के पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के पैकेट्स, लाइट एनर्जी के पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स। क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू। ठीक है। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट एनर्जी होती है। तो जब भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही हमारे क्या निकलते हैं? फोटॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटॉन निकलते हैं। क्लियर? फोटॉन जो कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर। अब देखो, क्वांटम का मतलब होता है जो चीजें फिक्स हैं, चीजें फिक्स हैं। ठीक है ना? तो ऐसे नंबर्स जो एटम के इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताते हैं, ऐसे नंबर्स जो एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताते हैं, उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर। क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर। चार टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। एजीम्यूथल, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो लाइक अगर 2p6 लिखा हुआ है, इसका मतलब N2 है पहला वाला। ठीक है। और L हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है ना? माइनस कर देते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? क्वांटम नंबर से पूछो, क्वांटम नंबर को उसका एड्रेस पता है। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ओ वाओ वाओ वाओ, क्लास 11th, ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, कि ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर आप जो इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में फिल करोगे। आपने ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन में, आपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू किया, लेकिन फिल कैसे करना है? फिल करना है उसके एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से, कम वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला। इस चीज को बताने का काम किसने किया था? ऑफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था, जहां पे बताया था कि लोअर एनर्जी पहले भरी जाएगी, हायर एनर्जी बाद में भरी जाएगी। जैसे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 2, ऐसे 3d, है ना, ऐसे करके। ठीक, ये इन्होंने बताया था। हुन्स रूल क्या होता है? क्लास 11 में मामला चल रहा है प्यारा प्यारा। हुन्स रूल, एवरी ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर पेयरिंग। अब लिखा क्या है? एवरी ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर पेयरिंग। मतलब कि मान लो अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, 1 2, तो सबसे पहले इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना? मतलब कि आपके पास जो भी ऑर्बिटल है और उसकी एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देना पड़ेगा। मतलब आपके घर में अगर मान लो 5 कमरे हैं, तो पांचों कमरे में पहले आप, एक इंसान इसमें जाएगा, एक इंसान इसमें जाएगा, एक इसमें, एक उसमें, एक उसमें, पांचों कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब उसके बाद अगर मान लो एक्स्ट्रा लोग हैं, मतलब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आप दूसरा दूसरा भेज सकते हो, वरना इलेक्ट्रॉन को नहीं पसंद कि मेरे साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के रहे। क्लियर है बात? है ना? तो हुन्स रूल यही बात बताते था, हुन भाई यही बात बताए थे हमको, कि हम लोग को, कि भैया आपके पास अगर सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है तो उसके अंदर पहले एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है ना? तो लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन्स डोंट लाइक रूममेट्स, इलेक्ट्रॉन को रूममेट्स नहीं पसंद है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 11th, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, क्योंकि भाई लो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो रूममेट नहीं पसंद था लेकिन आना पड़ा ना, जबरदस्ती है ना भाई। ठीक है ना? तो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए गए, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, एक जैसे क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। क्योंकि देखो,
ऑर्बिटल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया था, जब पूरी सेल फिल हो गई थी तो दोबारा ऐसे भर दिया गया था, तो बस स्पिन क्वांटम नंबर बदल गया, एक हो गया प्लस हाफ, दूसरा हो गया माइनस हाफ, सेम नहीं है। तो एन ऑर्बिटल मैक्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे बड़ा प्यारा इफेक्ट है। देखो मान लो कोई मेटल की सरफेस है यहाँ पर, ठीक, ज्यादा बड़ी बना दी है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, जब भी कोई लाइट फॉल करती है ऐसे करके, लाइट गिरी है ना, यहाँ पे लाइट टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। क्या निकलना चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट रे टकराई, टकराने के बाद क्या निकलने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए मेटल की सरफेस से, उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, जो सोलर सेल्स में यूज होता है। या फिर लाइट नॉक्स आउट इलेक्ट्रॉन, लाइट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रही है, निकल इलेक्ट्रॉन बाहर, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, ठीक, मतलब कि जब भी कोई लाइट है, वो लाइट रे किसी मैटर के साथ जाकर के मिलती है, मैटर, ये मैटर है, ये लाइट रे, तो ये लाइट रे जब मैटर के साथ मिलती है, टकराती है, इंटरेक्ट करती है, उस वक्त जिन चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे कि यूवी, VIS, IR, प्लास्टर सुना होगा आप लोगों ने, है ना, फोन में होता है जिससे रिमोट चलता है ना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स का फिंगरप्रिंट बोल सकते हो, कि मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट पता करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, अरे भाई बड़ी प्यारी चीज है, कोई मेटल की सरफेस है, उस मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेके, इलेक्ट्रो आ गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद, एक मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पे दूसरी मेटल सरफेस की कोटिंग कर दी जाए, चढ़ा दिया जाए इसके ऊपर, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जैसे कि ज्वेलरीज होती हैं, उस ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग कर दी जाती है चांदी बनाने के लिए, पर एग्जैक्टली तो नहीं होती ना, आपको मिलता भी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई ये गफला हो रहा है, होता भी है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो कोटिंग मेटल सरफेस विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल सरफेस पे दूसरी मेटल सरफेस की कोटिंग करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। लाइक सिल्वर प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी, है ना, मेटल कोटिंग विद करंट, इजी नोट में आता है कि भाई करंट की मदद से मेटल को एक दूसरे पे कोट कर दिया, चढ़ा दिया। नेक्स्ट, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, जंग लगना, सुना होगा आप लोगों ने, जंग लगना एग्जाम्पल है, पर मेटल का खराब होना, मेटल का डीके हो जाना, उसे कहते हैं हम लोग कोरोजन। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हवा है, पानी है, मॉइस्चर जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से उसके साथ रिएक्शन करके मेटल खराब होना शुरू हो जाता है, मेटल का धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअल डीके होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो ये जो Fe होता है, प्रेजेंट मिलता है इन चीज़ों से, पानी, मॉइस्चर से, तो FeTO3, यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख दो, ठीक है, डॉट x मोल H2O बन जाता है, ये होती है रस्ट। क्या होती है रस्ट, है ना, मेटल डीके बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेटल डीके। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री भाई क्या होती है, हरी हरी केमिस्ट्री, तो डिजाइनिंग केमिकल प्रोसेस टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, पॉल्यूशन को कम करना, वेस्ट को कम करना, ठीक है, ऐसे केमिकल प्रोसेस बनाए जाएं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट कम हो, उसे हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाना, सॉल्वेंट फ्री रिएक्शंस कराना, कि भाई रिएक्शन हो जाए लेकिन कुछ बचे ना, है ना, तो उसे कहा जाता है ग्रीन केमिस्ट्री या फिर इको फ्रेंडली केमिस्ट्री। नेक्स्ट, चिलेशन, आप लोगों ने चिलेट कंपाउंड के बारे में सुना होगा, ना, सुना होगा। तो प्रोसेस वेयर अ लिगेंड फॉर्म्स 2 और मोर बॉन्ड्स, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई लिगेंड किसी सिंगल मेटल आयन के साथ 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है और एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं चिलेशन। जैसे कि EDTA है, एक चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है, जो कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ से जुड़ जाता है, ठीक, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो लिगेंड होता है, सामने एक मेटल है, मान लो मेटल है यहाँ पर, और लिगेंड ये दोनों तरफ से कह रहा भाई आ जाओ, हक कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, बस ये इधर से भी पकड़ लिया, इधर से भी पकड़ लिया, दोनों तरफ से पकड़ लेना, वो होता है चिलेशन, ठीक, जो EDTA करता है।
लिखा है लिगेंड्स हग्स द मेटल आयन टाइटली। लिगेंड जो होता है वो गले मिल लेता है एकदम टाइटली, भाई आजा आजा आजा, वैसा वाला। ज्विटर आयन क्या होता है भाई? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन तो मॉलिक्यूल विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट ओवरऑल न्यूट्रल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जैसे कि अमीनो एसिड NH3, ठीक है ना, और C+O-, ठीक है। मतलब अमीनो एसिड जिसके अंदर अमोनिया भी होता है, NH3 भी होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, C+O भी होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज भी होता है। अब ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूल में है ना, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है। तो मॉलिक्यूल विद डुअल चार्ज, डुअल चार्ज के मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन कहते हैं। नेक्स्ट, लिगेंड क्या होता है भाई? लिगेंड तो भाई वो आयन और मॉलिक्यूल, है ना, वो आयन और मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम को, किसी बीच में रहने वाले रुकने वाले मेटल एटम को या आयन को किसी एक कॉम्प्लेक्स में, उसे कहते हैं लिगेंड। ठीक है, मान लो बीच में कोई मेटल एटम है, तो इस मेटल एटम के पास इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेटल जो है खुद ही दे रहा है। तो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ये जो चारों तरफ से जाकर के जो इससे जुड़ रहे हैं वो होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं? लिगेंड। जैसे कि अमोनिया, वाटर, Cl- कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, तो ये होते हैं हमारे लिगेंड। द डोनर फ्रेंड ऑफ मेटल आयन, ठीक, मेटल आयन का डोनर फ्रेंड, ठीक, उसे कहते हैं लिगेंड। कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स आयंस तो आयन कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम बॉन्डेड टू लिगेंड्स। ये सब 12th का मामला चल रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आयन कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक ऐसा आयन जिसके अंदर मेटल एटम हो बीच में और चारों तरफ जुड़ा हो, सब तरफ से किधर से जुड़ा हो? लिगेंड से जुड़ा हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि Cu NH3 का होल 4 2+ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये जो कॉपर है ये इधर NH3 से जुड़ा हुआ है, इधर NH3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर NH3 से जुड़ा हुआ है और इधर NH3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और पूरे पे कितना चार्ज है? 2+ चार्ज है। ये होता है, मतलब मेटल प्लस लिगेंड मिल करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टीम बनाते हैं, जो समझ में नहीं आती। नेक्स्ट, कार्बोकैटायन, कुछ और चीजें हैं। कार्बोकैटायन तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन स्पीशीज, ऐसी कार्बन स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन का कार्बो, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH3। कार्बन विदाउट इनफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जरूर है। कार्बन आयन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास, ऐसा कार्बन जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, उसे कहते हैं कार्बन आयन। ठीक, कार्बन आयन, है ना, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कार्बन होता है, CH3-, कार्बन विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्या होता है? A mixture of two or more liquids that boils at a constant temperature and cannot be separated by a simple distillation। एक ऐसा मिक्सचर जहां पे दो या दो से ज्यादा लिक्विड एक साथ मिक्स कर दिए गए और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उबाले जा रहे हैं, फिर भी सेपरेट नहीं हो रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से, वो होता है एजियोट्रॉप। जैसे कि इथेनॉल प्लस वाटर, जिसमें वाटर 95% है, 5% इथेनॉल है, अब इनको उबाला जा रहा है लेकिन फिर भी ये अलग अलग नहीं हो रहा है, इसे बोलते हैं एजियोट्रॉप। ठीक, तो मिक्सचर बिल्कुल सिंगल लिक्विड जैसा बिहेव करे उसे कहते हैं एजियोट्रॉप। मतलब आपस में इतनी तरीके से अच्छे से मिक्स हो गए जैसे दो दोस्तों की यारी। आप भाई अंदर भले ही कुछ भी चल रहा हो, बाहर वाला को अलग नहीं कर सकता, मतलब हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो अलग नहीं कर सकती। ठीक है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉप। क्लियर है ये बात? ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही टर्म्स थे। इन टर्म्स को पढ़ लोगे, मुझे लगता है भाई आप लोग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने, भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, आई होप सो। ठीक है, तो अच्छे से दोनों वीडियोस देख लो, ठीक है, प्यार से एकदम मज़े से एकदम सुन के ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके। आज वाला वीडियो वैसे भी थोड़ा सा फास्ट रहा था तो प्लेबैक स्पीड मत बढ़ाना, कल वाला स्लो था, मतलब हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, डोंट नो। ठीक है ना, तो बाकी नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना और समझ में आ गया ये भी डालना मत भूलना। ओके, राधे राधे।